हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आरसीआई एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल में हम लोग पहले कर चुके हैं 15 नंबर एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 16 नंबर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो 16 नंबर एग्जाम्पल में बोला है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत्व होता है। अब प्रत्येक परिमेय फलन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग परिमेय संख्या का मतलब जानते हैं कि वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर हम लोग फलन के बारे में पढ़ते हैं, परिमेय फलन। तो परिमेय फलन ऐसा फलन होता है जो दो फलनों के अनुपात के रूप में लिखा हुआ है। मतलब एक ऊपर में फलन रहेगा, एक नीचे में फलन रहेगा, और दोनों क्या रहेगा? दोनों का दोनों बहुपद होना चाहिए। तो उसको हम लोग परिमेय फलन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई परिमेय फलन बोला है 16 नंबर में, तो परिमेय फलन का डिफिनीशन है कि f ऑफ x अगर परिमेय फलन है तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x बटे q ऑफ x के पद में। अगर कोई एक परिमेय फलन है f ऑफ x तो उसको हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x बटे q ऑफ x, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? बहुपद फलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद फलन होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जहाँ p ऑफ x और q ऑफ x बहुपद फलन है और इसमें भी q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय फलन। p ऑफ x और q ऑफ x क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस फलन को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस, ये क्या है? कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो सिंपल है, अगर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी बहुपद फलन होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। इसलिए उस नियम के अनुसार अभी हम लोग थोड़ा देर पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्या बोल सकते हैं, गुणधर्म पढ़े थे। तो गुणधर्म में पढ़े थे कि अगर p ऑफ x और q ऑफ x दो फलन लिए थे, अगर याद होगा f और g, कि अगर f और g क्या है? कंटिन्यूअस है, तो f बटे g भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो उसी का यूज करके यहाँ पर बनाने वाले। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि p ऑफ x और q ऑफ x एक बहुपद फलन है, इसलिए p ऑफ x q ऑफ x क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। p ऑफ x और q ऑफ x कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। इसमें अब हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पता है कि कोई भी बहुपद फलन होता है वो कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो अगर यहाँ पर p ऑफ x और q ऑफ x क्या है? बहुपद फलन है, तो वो कंटिन्यूअस होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए। अब हम लोग परिमेय थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर दो बहुपद फलन है, दोनों को दोनों क्या है? कंटिन्यूअस है, तो उसका अनुपात भी क्या होता है? उसका अनुपात भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए लिख सकते हैं p ऑफ x बटे q ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, जहाँ खाली इसको छोड़कर q ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो परिमेय फलन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अगर दोनों को दोनों क्या मतलब, यहाँ पर परिमेय फलन का मतलब भी होता है p ऑफ x और q ऑफ x क्या होना चाहिए? बहुपद फलन होना चाहिए। मतलब अंश में और हर में दोनों के ऊपर और नीचे बहुपद फलन होना चाहिए। अब बहुपद फलन हम लोग को पता है कि कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए, इसीलिए इसका अनुपात भी क्या होगा? कल हम लोग पिछले क्लास में पाए थे कि
अगर दो फलन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसका सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसका डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसका गुणनफल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसका भागफल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो इसका डिवीजन भी क्या होगा, भागफल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करना है कि साइन फलन का कंटिन्यूटी चेक करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि साइन फलन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को हम लोग कंटिन्यूअस चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो किसी एक्स के मान के लिए फलन का मान हम लोग को नज़र नहीं आएगा कि चेंज हो रहा है, लेकिन होता क्या है बेसिकली कि ये हर एक किसी न किसी बिंदु पर इसका मान पॉजिटिव से निगेटिव होते रहता है, धनात्मक से ऋणात्मक होते रहता है। हम लोगों को पता है कि साइन का मान थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का मान निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद किस पर आता है, पाई/2 पे आता है, फिर किस पर आता है, पाई पे आता है, पाई से फिर 3π/2 पे आता है, फिर यहाँ पर 2π पे जाता है। तो अभी यहाँ तक क्या होता है, साइन अगर देखेंगे यहाँ तक धनात्मक होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर पाई पर देखेंगे तो पाई पर फलन का मान चेंज हो रहा है। कैसे, तो अगर पाई माइनस लेते हैं तो पाई माइनस का मतलब क्या है, पाई से थोड़ा छोटा, तो पाई से थोड़ा छोटा में किस में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये उस टाइम धनात्मक होगा। लेकिन पाई से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, पाई प्लस अगर लिखते तो पाई से थोड़ा बड़ा, और पाई से थोड़ा बड़ा लेंगे तो किस में आ जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए तो ऐसा बहुत सारा मान होगा जिस पर फलन का मान इसमें क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए कभी भी त्रिकोणमितिक फलन आएगा तो उसके लिए हमेशा एक तरीका अपनाना है कंटिन्यूटी चेक करने का। अगर कहीं पर सिद्ध करने के लिए आता है तो उसी को हमेशा फॉलो करना है जो अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वास्तविक संख्या c मान लेना है जिस पर हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इतना तो पता चल गया कि इसमें अंतर आ रहा है और सबके कंपेयर के, और सब फलन से कंपेयर करेंगे। तो इसलिए कि इसमें कुछ ऐसा मान मिल जा रहा है जिस पर क्या हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक बन जा रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक बन जा रहा है फलन। इसीलिए इसमें अलग तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले एक c वास्तविक संख्या मानेंगे, माना कि c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हमको क्या करना, क्या है, लिमिट निकालना है c पर। तो c पर जब भी लिमिट निकालना है तो देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि x टेंस टू पहले LHL लिमिट लिखते हैं, तो x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर c माइनस का मतलब हम लोग क्या निकाले, c माइनस का मतलब देखो एक और इसको तरीका से लिख सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं उसी को समझना है कि जो c माइनस है, तो c माइनस हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, c को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक h टेंस टू 0 लेते हैं। अब उसका मतलब क्या निकलता है उसको हम लोग समझेंगे। देखो, अगर इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि अगर x बराबर c टेंस टू क्या बोला है, x टेंस कर रहा है c माइनस की तरफ, मतलब c से थोड़ा सा छोटा। उस थोड़ा छोटा मान को, उस थोड़ा सा छोटा मान को हम लोग क्या ले लेते हैं, उस थोड़ा सा छोटा मान को हम लोग h मान लेते हैं, जो c से, जो c का मान थोड़ा सा छोटा कर रहा है। मतलब देखो, अगर मान लो कोई बोल रहा है 2 माइनस का मतलब क्या हम मान के चल रहे हैं 1.99999। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि ये 2 माइनस का मतलब मान के चल रहा है कि 2 से थोड़ा सा छोटा, जो कि इतना है, चाहे इतना है, मान लो 2 से थोड़ा छोटा का मतलब मान लो कि इतना है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 को हम लोग इस प्रकार, अगर 2 टेंस टू कर रहा है मतलब इतना, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख तो सकते हैं 2 माइनस 0.1 प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो छोटा सा वैल्यू जो अंतर कर रहा था, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा था 0.1 का, 2 में से 0.1 घटा देंगे तो 1.9 आ जाएगा।
उसी प्रकार से हम ये मान के चलते हैं कि c में से थोड़ा सा जो छोटा हो रहा है वो छोटा सा वैल्यू को हम लोग h मान लेते हैं, तो हम लोग c माइनस एच लिख सकते हैं, c माइनस एच लिख सकते हैं x की जगह। तो इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे कि जो c क्या है और यहाँ पर क्या है h क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो h को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, h टेंस टू 0 के करीब है। मतलब ये जो अंतर है बहुत कम का है, मतलब 0.1 है वो अंतर क्या है, बहुत कम का है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अब ये लिमिट चेंज करने का तरीका है। लिमिट चेंज करने का तरीका ये कि अगर ये c माइनस है तो c माइनस को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं कि c माइनस एच कर देते हैं। वो h ऐसा वैल्यू है जो थोड़ा सा के लिए क्या कर रहे थे, c से छोटा कर रहे थे, तो उस h को क्या मान के चल रहे हैं, मतलब लगभग 0 के करीब है। तो अब यहाँ से लिमिट हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं और लिमिट चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x की जगह अब यहाँ पर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x की जगह क्या हो गया, c माइनस एच, तो यहाँ से x की जगह क्या रिप्लेस कर दे, c माइनस एच। अब यहाँ फलन की जगह f c माइनस एच का मान निकालना है, मतलब यहाँ पर f जहाँ पर x है उसके जगह पर क्या है, यहाँ पर c माइनस एच है, जहाँ पर यहाँ x है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, c माइनस एच है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ x है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, c माइनस एच लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा साइन c माइनस एच, तो ये इस प्रकार से आएगा। दूसरा और इसका उपाय है डायरेक्ट यहाँ c का मान 0 रख दे, डायरेक्ट बना ले, या इसको फार्मूला पर ब्रेक कर दे। फार्मूला पर तोड़ने आता होगा, फार्मूला पर कैसे तोड़ते हैं, अगर साइन a माइनस बी का कोई फार्मूला पूछा है तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू ए की जगह पर क्या है, जैसे साइन a प्लस a माइनस बी का फार्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन b इंटू कॉस a। इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन c इंटू कॉस h प्लस कि माइनस है तो माइनस होता है कॉस c इंटू साइन h। अब h टेंस टू 0 है तो जहाँ जहाँ h है उसके जगह पर 0 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा साइन c। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 है इसलिए h की जगह ही सिर्फ 0 रखेंगे, कॉस 0 माइनस कॉस c साइन 0। अब हमको पता है कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन c, ये तो 1 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, 0 में इतना से गुना होगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मान क्या निकल के आएगा साइन c। तो ये LHL लिमिट कितना आ गया, साइन c। वैसे ही RHL लिमिट निकाल सकते हैं, तो RHL लिमिट निकालेंगे हम लोग। तो RHL लिमिट के लिए देखते हैं क्या होता है। तो RHL लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे हमेशा। अब देखो यहाँ पर भी मान सकते हैं कि जो c प्लस है, c से क्या है थोड़ा सा 12, और थोड़ा सा जो 12 मान कर रहा है उसको हम लोग h मान लेते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, c प्लस एच। यहाँ पर हो जाएगा c माइनस एच, वहाँ पर c प्लस एच, और जहाँ पर एक h क्या होगा टेंड करेगा 0 क्यों, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, c प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर c माइनस एच की जगह। बाकी सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पर रख देना है मान। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको तोड़, यहाँ पर x की जगह c प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, c प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन c प्लस एच। फिर से a प्लस बी साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला यही होता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस साइन हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिखेंगे तो साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। और फिर यहाँ पर h टेंस टू 0 है, तो सिर्फ हम लोग h के जगह ही क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जब h के जगह 0 रखेंगे, यहाँ से आएगा साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0। फिर से यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा साइन c बच जाएगा, तो साइन c प्लस 0। यहाँ से लास्ट में हम लोग का आ जाएगा, ये तो दिख नहीं रहा,
इसको हम इधर लिखते हैं। वहाँ से हम लोग निकल के आ रहा है कि साइन सी प्लस 0, यहाँ पर साइन सी बच गया। ये किसका लिमिट आ गया, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। दो लिमिट निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तीसरा निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, फलन वैल्यू निकालना रहता है। तो फलन वैल्यू को हम लोग कैसे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। आप फलन वैल्यू के लिए डायरेक्ट एक्स की जगह क्या रख देते हैं, सी रख देते हैं। तो एफ ऑफ सी बराबर कितना आ जाएगा, साइन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ये हो गया एलएचएल लिमिट जो कि साइन सी आया, ये हो गया यहाँ पर आरएचएल लिमिट, ये भी साइन सी आया, फलन वैल्यू भी क्या आ गया, साइन सी आ गया। तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन सी के। जब तीनों बराबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फलन कंटिन्यूअस है। तो लिख सकते हैं इसलिए साइन को SIN ही लिखते हैं, साइन फलन कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको हम कहीं और लिख देते हैं, लाइन बाय लाइन लेकिन लिखना है। लिख सकते हैं साइन सी, साइन फलन कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए। जैसे ये हम लोग चेक किए कि साइन जो सी होता है, साइन फलन जो होता है वो सभी वास्तविक के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वैसे ही हम लोग ये भी प्रूव करते हैं कि कॉस मतलब कॉस फलन होता है, मतलब कॉस एक्स होता है, वो भी क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो इसके नीचे ये भी एक और स्टेटमेंट अगर ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं कि कॉस एक्स का भी मान क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। इसलिए उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर में दिखा देते हैं कि कॉस एक्स भी क्या होता है, नोट करके लिख लेना लोग लास्ट में कि कॉस एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए भी, सभी वास्तविक संख्या के लिए। संख्याओं के लिए तो ये भी याद रखना है साइन के साथ साथ कि कॉस भी जो होता है वो भी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि सतत दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो साइन tan x फलन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो cos x और sin x फलन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या प्रूव करना है कि tan x जो फलन होता है वो कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो tan x के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस फलन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x फार्मूला से। अब हमको पता है कि sin x भी कंटिन्यूअस होता है, cos x भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो tan x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए। लेकिन एक चीज़ों को छोड़कर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, हमको पता है कि ये sin x cos x कंटिन्यूअस होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन कुछ मानों को छोड़कर जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है, लिखेंगे चूँकि sin x और cos x कंटिन्यूअस फलन कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए, संख्याओं के लिए।
इसलिए क्या हो जाएगा कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, टेन एक्स, तो लिख सकते हैं ये टेन एक्स भी कंटिन्यूस है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। जहाँ दिक्कत कहाँ पे आता है, यहाँ पे दिक्कत आता है किस पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, जहाँ पे cos x का मान क्या होगा, 0 होगा। हम लोग परिमेय फलन पढ़ रहे थे, परिमेय फलन पढ़े चाहिए कोई भी फलन जो हर में रहता है उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे जहाँ पे cos x बराबर 0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कब कब होता है, तो x के किस किस मान के लिए cos x 0 होता है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि x के किस किस मान के लिए cos x का मान 0 होता है। 2n + 1 π/2 के लिए, मतलब π/2 पर भी क्या होता है, ये 0 होता है। 3 π/2 पर भी क्या होता है, 0 होता है। तो देखो n = 0 रखते हैं तो π/2 आ जाएगा, π/2 पर ये क्या होता है, 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। n = अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3 π/2 पर भी क्या होता है, ये 0 होता है, तो अभी 0 नहीं होना चाहिए। तो n यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पूर्णांक हो जाए, n बिलोंग टू लिख देते हैं z मतलब पूर्णांक, n बिलोंग टू z। तो ये x के ये सारे मान के लिए tan x का मान क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन इसको छोड़कर बाकी वास्तविक संख्या पर क्या होगा, tan x का मान कंटिन्यूस होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए कि ये हर में आता है और हर किसी भी मान में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए नॉट इक्वल टू 0। तो ये x का मान हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर cos x बराबर 0 होता है तो इसको जनरल फॉर्म में x का मान कितना आता है, 2n + 1 × π/2। ठीक, तो इस प्रकार से इसका n का मान कुछ भी रखते हैं वो मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हमेशा ये 0 के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया गया। तो इस कंडीशन को याद रखना है साथ में साथ। तो tan x भी क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूस होता है, लेकिन x को नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 को छोड़ के। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग सबको परिमेय 2 देखना है। परिमेय 2 एक दिया हुआ है पेज नंबर 172 में। तो परिमेय 2 में पेज नंबर 172 में दिया हुआ है कि अगर दो फलन है मेरे पास f और g, दो फलन है f और g, तो अगर f और g कंटिन्यूस होता है, अगर f और g कंटिन्यूस होता है तो उसका संयोजन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस बात को याद में रखना है कि अगर f और g कंटिन्यूस होता है तो उसका संयोजन फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो फलन है मेरे पास f और g और दोनों का दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसका संयोजन फलन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। संयोजन फलन का मतलब क्या होता है, f और g। ये हम लोग निकालना सीख चुके थे कि अगर कोई दो फलन कंटिन्यूस होता है तो संयोजन फलन निकालना सीख चुके हैं कि अगर f और g कंटिन्यूस है तो f ऑफ g भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसलिए इसको समझना बहुत बेहतर जरूरी है कि अगर दो फलन कंटिन्यूस है तो उसका संयोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसी पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस प्रमेय को लिख लेना है सभी को, प्रमेय 2, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि f ऑफ x बराबर साइन x का होल स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर दिया है ना कि साइन का स्क्वायर दिया है। किसका स्क्वायर दिया है, x का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो फलन मान सकते हैं। तो दो फलन पहले बनाते हैं, ठीक। दो फलन हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसका संयोजन निकालने पर ये आ जाए। हम लोग को इसमें सिर्फ सिंपल यही सोचना है, ऐसा दो फलन सोचना है जिसका फिर से संयोजन निकालने पर ये आ जाए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि अगर g ऑफ x बराबर x स्क्वायर है, g ऑफ x बराबर x स्क्वायर है और h ऑफ x बराबर साइन x है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं
कि एच ऑफ जी ऑफ एफ निकालते हैं, संयोजन फंक्शन अगर एच ऑफ जी निकालते हैं तब कितना आएगा। तो एफ ऑफ जी का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यही आ जाएगा फलन, कैसे आएगा देखना है। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जो यहाँ लिखा रहता है उसको हम लोग जी ऑफ एक्स लिख देते हैं, और जी ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। और हमको एच ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस फलन में जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा, जब ये कंपोजिट फंक्शन संयोजन फंक्शन निकाल रहे हैं तो ये इस फलन के बराबर हो जा रहा है। मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये दोनों का संयोजन के बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये दोनों के संयोजन के बराबर आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये किसका मान है, तो ये जो मान आ रहा है यही क्या है, एफ ऑफ एक्स का मान है। तो हम लोग लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और साइन एक्स भी पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स भी क्या है, कि साइन फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। अब बहुपद फलन भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए अगर ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका संयोजन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अभी पर में 2 से यही हम लोग पढ़े, तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए जब ये दोनों सभी वास्तविक, तो इसका संयोजन जो फलन आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। इस प्रकार से हम लोग पहले पता हो जाना चाहिए कि जो फलन दिया हुआ है उसको दो फलन के रूप में तोड़ के लिख दे, जिससे उसका संयोजन निकालने के बाद इस फलन के बराबर आ जाए। ऐसा हो जाता है तो ये दोनों फलन को अगर कंटिन्यूअस होता है तो इसका संयोजन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रमेय का इस प्रकार से यूज किया जाता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं संयोजन का। तो इसमें भी दो फलन में तोड़ देंगे, और दो फलन में तोड़ने के लिए जब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तब हम लोग को पता चलने लगता है कि इसको कैसे दो फलन में ब्रेक किया जा सकता है। ऐसा नॉर्मली पता नहीं चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है। जितना भी क्वेश्चन अगर संयोजन वाला बताएंगे उसमें ध्यान देना है कि हम लोग कैसे दो फलन में इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो फलन मानेंगे, माना कि एक g ऑफ x मान लेते हैं, g ऑफ x मान लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x, एक h ऑफ x मान लेते हैं मॉड ऑफ x। अब देखो इसको हम लोग अगर संयोजन निकालेंगे दोनों का, मतलब h ऑफ g ऑफ x निकालेंगे तो ये यही आ जाएगा। चेक करते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो g बाद में लिखा था उसको g ऑफ x लिख देते हैं। g ऑफ x का मान कितना है, इतना है, तो इसके अंदर ये रख दो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब h ऑफ यहाँ पे जो x है उसके जगह पर पूरा ये पद है, ये x के जगह पर पूरा पद है, इसमें जहाँ x है इसके जगह पर ये पूरा यहाँ पर रखा जाएगा। तो मॉड लगा दिए, इस x के जगह पर पूरा को रखना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x, और फिर यहाँ पर मॉड क्लोज है तो क्लोज कर दिए। तो देख सकते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ x के बराबर आ जा रहा है। मतलब जब ये दोनों का संयोजन निकाल रहे हैं तो संयोजन किसके बराबर आ रहा है, 100x के बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे दो जो फलन लिखे एफ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, तो ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों मॉडुलस फंक्शन है, तो दोनों के दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सभी वास्तविक संख्या के लिए। इसलिए इसका संयोजन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वही स्टेटमेंट लिखना है, चूँकि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और
मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। वास्तविक संख्याओं के लिए अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका संयोजन फलन भी क्या होता है, परमेय 2 से वो भी कंटिन्यूअस होता है, तो संयोजन फलन इसका क्या है, ये है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए संयोजन फंक्शन से एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इसमें सारा यही इतना सारा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल तो हो गया, इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज करना है। ये थोड़ा चैप्टर है डिफ़िकल्ट, 1-2 एक्सरसाइज में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। सो इसको ट्राई करना है, समझने की कोशिश करना है, जितना अच्छे समझ में आ जाए अच्छी बात है। तो इसमें जितना भी एग्जाम्पल कराए, एग्जाम्पल पर एक बार गौर करो, एक बार देखो, ध्यान से देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा डाउट होता है तो उसको भी पूछ सकते हो लोग, लेकिन ट्राई करना है, समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हर एक क्वेश्चन अलग तरीक़ा से फिर कैसे बनना शुरू हो जा रहा है, तो कुछ अलग तरीक़ा से बन रहा है तो उसका रीज़न भी है। कुछ हम लोग अलग अलग तरीका भी जान रहे हैं कि इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और कुछ थोड़ा हम लोग का क्या होता है, बेसिक नॉलेज कम होने की वजह से भी दिक्कत होता है। किसी का लिमिट नहीं समझ में आता है, तो लिमिट क्या होता है, लिमिट जो नहीं पढ़े उनको और थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सो ट्राई करना है कि समझने की कोशिश करना है इसको। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।